नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज इस वीडियो में मैं अपना एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूं और यह वीडियो खास करके आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए है और उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें जो मैं योग की बात करूंगा उस योग को अपने रुग्णों के ऊपर प्रयोग करें, उनको ये दवा बना कर दें और फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दें। क्योंकि मेरे पास तो जो ऐसे रुग्ण आए हैं उनको मैंने दवा दिया है और बहुत ही मेडिकल इफ़ेक्ट इसका आया है। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक रुग्णों को इसका फ़ायदा मिले, तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिए और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जिस पेशेंट्स को, जिस रुग्ण को सर्जन ने बोला है कि अगर आप 1 महीने के बाद भी सर्जरी करा सकते हैं, तो वैसे लोगों पर ही प्रयोग करके देखें। 1 महीने में डेफिनेटली उनको जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है वो मिलेगा ही, और 1 महीने के बाद जो आप यूएसजी कराते हैं उसमें भी आप देखेंगे कि फर्स्ट मंथ का और 1 मंथ के बाद जो आप कराते हैं यूएसजी उसमें आपको अंतर आएगा। अगर ये अंतर आता है तो इस ट्रीटमेंट को आपको कंटिन्यू 3 to 6 मंथ करना है, अदरवाइज आपको सर्जरी तो कराना ही कराना पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अधिकांशतः जो रुग्ण आते हैं वो या तो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, या फिर मैंने देखा है कि कई बार जो हमारे प्रैक्टिशनर होते हैं वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं कि जो हमारा रीनल कॉलिक होता है, अर्थात जो किडनी में स्टोन होता है और जो गाल ब्लैडर में स्टोन होता है जिसको कॉलिथियोसिस बोलते हैं, वो दोनों में फ़र्क है। दोनों का होने का कारण अलग अलग होता है और उसका जो दोष, दुष्ट, समूर्चना, ये तीनों अलग होता है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है स्रोतस का वो अलग होता है। फिर ट्रीटमेंट एक तो हो नहीं सकता है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग पहले से मेडिसिन ले रहे हैं वो सब लेते हैं रीनल कॉलिक का, तो सवाल ही नहीं उठता है कि रीनल कॉलिक का जो ट्रीटमेंट है वो गाल ब्लैडर स्टोन में आप करते हैं तो वो कभी भी आराम नहीं मिलेगा, बल्कि आपका स्टोन का साइज और धीरे धीरे समय पाकर बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बात करना चाहेंगे कि इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करें। ये दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे कि रीनल कॉलिक जो होता है और कॉलिथियोसिस जो है, ये दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे किडनी का जो स्टोन होता है ये मुख्यतः, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट, ये सब चीज़ का बना होता है। जबकि आप देखेंगे कि पित्ताशय की जो अस्मरी होता है, पित्ताशय की जो पथरी होता है, वो यूजली मोर देन 80% जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। जो लोग अधिक विदाही चीज़ खाते हैं, जो फैटी सब्सटेंस ज़्यादा खाते हैं, जो ओबीस होते हैं, उनमें होता है। दूसरा ये जो पिगमेंटेशन का भी, पिगमेंट स्टोन भी बोलते हैं उसको, मतलब कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का एक सर्टेन लाइफ है और उसके बाद जब वो डेड होता है तो उसका जो पिगमेंट होता है वह हमारे यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से वॉश आउट होता है। लेकिन कुछ भाग जब वो कलेक्ट होने लगता है और उसके कंसंट्रेशन से भी स्टोन का निर्माण होता है। और तीसरा है कि जो पीत जो होता है जिसको बाइल बोलते हैं, वो बाइल के कंसंट्रेशन से भी बनता है। अगर आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं, वैसी स्थिति में कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो वो फिर सॉलिड हो जाता है, वो भी होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों में कितना फ़र्क है। एक तरफ कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटेशियम, सोडियम ऑक्सलेट से बन रहा है, दूसरी तरफ कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है, पिगमेंट स्टोन होता है, गाल स्टोन होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। अब इसका कारण देखेंगे कि कारण क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना, जिसको हम आयुर्वेद में हेतु कहते हैं। तो दोष, दुष्य, समूर्चना, ये तीनों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हेतु को अगर हम दोनों में विभेद करेंगे कि हेतु रीनल कॉलिक का हेतु क्या है और गाल ब्लैडर स्टोन कॉलिथियोसिस के हेतु क्या है, तो जब हम आप रीनल कॉलिक की बात करेंगे तो आप देखते हैं इसके हेतु में जो मेजर है
देखता हूँ जो बहुयात में ऐसा पाया जाता है कि जिनकी बॉडी बार बार डिहाइड्रेट हो जाता है, जो ओपन एरिया में काम करते हैं, जिनका स्वेटिंग ज़्यादा होता है, पसीना शरीर से बाहर निकलता है और उतनी मात्रा में वो पानी इनटेक नहीं करते हैं, अर्थात शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो वैसी स्थिति में आपको स्टोन बनता है। इसलिए आप देखते होंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो रीनल कॉलिक के केसेस ज़्यादा होता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उसमें जो मेजर कॉज है वो देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल के स्टोन के बाद जो दूसरा होता है कि आप जैसा जानते भी हैं कि महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है। इसका मुख्य कारण है कि अगर आप लंबे समय तक फास्टिंग में रहते हैं, आप जानते हैं कि आज भी अधिकांशतः महिलाएं जो रात का खाना होता है और फिर वो लंच जो होता है उसमें बहुत का फर्क होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जैसे आपका जो है लीवर से सिक्रेशन हुआ और जाके गॉल ब्लैडर में बाइल कलेक्ट होता है, जब आप कुछ खाते हैं तो फिर वहाँ से सिक्रेट होके और हमारे इंटेस्टाइन में आता है और जो फैट्स है उसको मेटाबॉलिज्ड करता है, पाचन करता है। लेकिन अगर लंबे समय तक नहीं खाते हैं आप तो वो स्टोर हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो ये जो है देखें कि रीनल कॉलिक और गॉल ब्लैडर स्टोन में कारण भी दोनों अलग है, बनने का भी अलग अलग होता है। तो फिर ट्रीटमेंट एक कैसे हो सकता है? अब हम आयुर्वेद के भाषा में देखें कि इसमें कौन कौन किसमें दोष रहता है। तो रीनल कॉलिक जो होता है वो मुख्य रूप से वात और कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। दूसरी ओर अगर हम गॉल ब्लैडर स्टोन में देखें तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, पित्त और कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारा ट्रीटमेंट यहाँ से ही चेंज हो जाता है। अब दूसरी की बात करें कि वात पित्त कफ ये जो डोमिनेंट हुआ है, जो बढ़ा हुआ है, तो हमारे शरीर के जो धातु है किस किस धातु को दूषित कर रहा है। तो हम रीनल कॉलिक की बात करें तो रीनल कॉलिक में जो है मेनली जो है रस, रक्त और मूत्र, ये तीनों का जो है दुष्टि पाया जाता है। वो दूसरी ओर अगर हम कॉलिथियसिस की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे मेद का दुष्टि होता है और रक्त की दुष्टि होता है, ये दोनों में फर्क है। स्रोतस का भी इन्वॉल्वमेंट में देखेंगे तो जो रीनल कॉलिक होता है उसमें मूत्रवा स्रोतस का होता है, रसवा स्रोतस का और रक्तवा स्रोतस का होता है। और यहाँ पर जो है पुरुषवा स्रोतस का जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है और अनवा स्रोतस का होता है। तो आपने देखा कि बिल्कुल दोनों का जो कारण है वो बिल्कुल अलग है, स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट अलग है और जो दोष है वो अलग है। तो फिर ट्रीटमेंट एक कैसे हो सकता है? यूजुअली मैंने देखा है कि जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ तो होम्योपैथिक में जो वर्वरिस वगैरह है वो अपन कंटिन्यू लेते हैं, लेकिन वो दवा जो है मूत्रवा स्रोतस पे काम करने वाला है। रीनल जो आपका कॉलिक है उसमें डेफिनेटली वो वर्क करता है, लेकिन आपको इसमें काम नहीं करेगा। या फिर जो है आप पैथरीना ले रहे हैं, सिस्टोन ले रहे हैं, असमरी हर कसाय ले रहे हैं, गोक्षुर काढ़ा ले रहे हैं, तो ये सब काढ़ा जो होता है या जो भी मेडिसिन है ये सब काम करने वाला है हमारे रीनल कॉलिक पे। ये दोनों का जो कंसेप्ट है वो अलग अलग है। जैसे रीनल कॉलिक की जब हम ट्रीटमेंट करेंगे ना तो वहाँ पर भेदन करेंगे, मतलब उसको तोड़ने का काम करते हैं। दूसरा क्या है कि मूत्रल दबा देते हैं, मतलब कि यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा आए और वो वॉश आउट हो। लेकिन यह काम हम कॉलिथियसिस में नहीं करते हैं। ये जो पित्ताशय की असमरी होते हैं उसकी ट्रीटमेंट ये नहीं है। उसके ट्रीटमेंट में हम लेखन का काम करते हैं और दूसरा है विरेचन का काम करते हैं। तो जितनी भी दवाइयाँ जो लेखनीय गण में है और विरेचनीय गण है वैसी दवाइयों को आपको इसमें देना है, तो मेडिकल आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट आता है। कुछ लोग का कहना है कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसका तो कोई यूज़ नहीं है, उसमें तो सिर्फ पित्त जाके जमा होता है, उसको निकलवा दो, रिमूव करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूँगा और मैं अपना प्रैक्टिकली जो अनुभव है वो शेयर करना चाहूँगा कि अधिकांशतः लोग जो चाहे वो ओपन सर्जरी कराए या फिर लेप्रोस्कोपिक कॉलीसिस्टेक्टोमी करा के आते हैं, अधिकांशतः लोगों को डाइजेशन की कोई ना कोई समस्या हो जाती है और उनके पूरे लाइफ जो है या तो एंटासिड खाना पड़ता है या फिर दूसरा कोई ना कोई ऐसे मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड रहने पड़ता है, खान पान के प्रति बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एक बार ऑप्शन यूज करिए। कोई भी चीज़ हमारे शरीर में प्रकृति बनाए है वो बेकार नहीं है।
आप इमेजिन करिए कि अगर हमारे घर में पानी टैंक है और वो पानी टैंक से हम क्या करते हैं कि समर चलाए पानी टैंक फुल कर देते हैं। जैसे ज़रूरत होता है, वॉशरूम में लगा हुआ है नल, लगा हुआ है बेसिन में नल, लगा हुआ है आपके बाथरूम में लगा हुआ है, सभी जगह पे नल है। जहाँ जब ज़रूरत होती है थोड़ा खोलते हैं, उसको निकाल लेते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर में अगर सिंटेक्स नहीं है, अगर वो वाटर को कलेक्ट करने वाला नहीं है, तो हर काम के लिए आपको क्या करना होगा कि समर चलाना होगा। तो आवश्यकता है एक कप का और एक गिलास पानी आपका मिसयूज हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऐसा ही होता है, जब गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो हमको जो जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत से अधिक मात्रा में बाइल का सिक्रेशन होने लगता है और पित्त जो है बढ़ने लगता है। इसलिए वैसी स्थिति में हम पित्त शमन की चिकित्सा करते हैं। तो आइए हम आज इसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए। आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि इसके ट्रीटमेंट में हमको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें लेखनीय गण की जो जितनी भी औषधियाँ हैं उस औषधियाँ का ओरल भी करा सकते हैं, और इसका आप अनुवासन बस्ती के रूप में भी जो तेल है उस तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी क्षार प्रकृति का तेल है, वैसे तेल जैसे क्षार तेल है, काशीस तेल है, संधवादी तेल है, इसका अनुवासन। निरू बस्ती की बात करें तो जितने भी लेखनीय है, जैसे त्रिफला है, विडंग है, गौमूत्र है, यवक्षार है, ये सबको मिला करके भी अगर बस्ती देते हैं ना, तो ये सब मेडिकल रिजल्ट आता है। दूसरा क्या है कि हम इनटेक करने के लिए कि जो लेखनीय गणकी है और जो पित्त शामक है वो सबको दे सकते हैं। जैसे अभिपातिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, कामदूधा रस का साधारण या मौक्तिक उसका प्रयोग कर सकते हैं, आप मुक्ता सुक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ताम्र भस्म का जो लेखन का काम करता है, वैसे ताम्र भस्म का त्रिविक्रम रस का प्रयोग कर सकते हैं, कुटकी का प्रयोग कर सकते हैं, ये विरेचनीय है। तो इन सब दवाइयों का आप अपने विवेक के अनुसार आप एक योग बनाएं और उस योग का प्रयोग करें, डेफिनेटली आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। हाँ, और इसमें मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ। नित्य विरेचन भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे आप ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको वर्धमान क्रम में देना है। सुबह सुबह कोई भी आप सिट्रस फ्रूट्स का जूस ले लेना है 1 कप, और उसको वर्धमान मात्रा से शुरू करिए। 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे जितना भी रोगी के कोष्ठ हो, कोष्ठ को ध्यान में रखना है कि वो क्रूर कोष्ठी है, मृदु कोष्ठी है या मध्य कोष्ठी है, उसके अनुसार आपको ये मात्रा को डिसीजन करना है। विरेचन तो बहुत ही जरूरी चीज़ है। इसमें लेखन के साथ साथ विरेचन करना है। जब भी वो स्टोन बाहर आएगा तो मल मार्ग से ही वो निकलता है, इसलिए विरेचनीय गण की जो दवा है वो सब चीज़ देते हैं। तो इस चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं उसमें। आयुर्वेद में भी कॉलीलिथियसिस का जो पेन होता है उसको अरेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। आप इसमें कनकासव और दशमूलारिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दशमूलारिस्ट 60 से 70 ml ले लीजिए और 30 से 40 ml की मात्रा में कनकासव मिक्स कर लीजिए। दोनों को मिक्स करके और 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए और हर आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में गुनगुना पानी के साथ दीजिए। डेफिनेटली उसका पेन जो है सबसाइड हो जाता है। आप एक्यूट जो है पेन में रिलीफ मिल जाता है उससे। यहाँ पे आप महावात विध्वंसन रस भी दे सकते हैं, और जो जलौका लगाते हैं वो जलौका का भी उच्चारण करा सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस योग का प्रयोग आप अपने पेशेंट्स में करेंगे और मुझे फीडबैक बताएं कि इसका प्रयोग करने से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और फिर अगर कोई क्वेरी हो तो आप निसंकोच आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई ऑलवेज हेल्प यू। नमस्कार।